नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंक बीपीएससी। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 18वीं सदी का भारत, अक्सर इसे पतन और अराजकता का डार्क एज या अंधकार युग कहा जाता है। मतलब एक ऐसा दौर जब सब कुछ बिखर रहा था। पर क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर ये एक नए भारत के बनने की कहानी थी? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, ये था डार्क एज या फिर एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, मतलब एक बदलाव का दौर? और देखिए, इस एक सवाल का जवाब भारत के आधुनिक इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। तो ठीक है, पहले उस पारंपरिक कहानी को देखते हैं जो हमें हमेशा सुनाई गई। तो ये पारंपरिक सोच है क्या? देखिए, दशकों तक ज्यादातर इतिहासकारों ने 18वीं सदी को एक ऐसे दौर के रूप में देखा जहां चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी, इकोनॉमी गिर रही थी और इसी वजह से इसे डार्क एज का नाम दिया गया। पर सवाल ये है कि ये डार्क एज वाली बात ये आई कहां से? मतलब इसका आधार क्या था? कौन सी ऐसी बड़ी राजनीतिक घटना थी जिस पर यह पूरी थ्योरी टिकी हुई है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ी ताकत का पतन। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। सोचिए, एक ऐसी हुकूमत जिसने सदियों तक पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ बांधे रखा था, वो अब बिखर रही थी। तो बस इसी को डार्क एज की कहानी का कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया गया। लेकिन क्या जब कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है तो क्या वहां सिर्फ खालीपन रह जाता है, एक वैक्यूम, या फिर उसकी राख से नई ताकतें भी तो जन्म लेती हैं, है ना? और बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही मुगल कमजोर पड़े, कई नई ताकतें सीन में आ गईं। बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये जो अमीर सूबे थे, ये अब लगभग आजाद राज्यों की तरह काम कर रहे थे। और इन सब में जो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, वो था मराठा साम्राज्य। ये तो दिल्ली तक को सीधी चुनौती दे रहे थे। तो इन सारी नई पावर्स में वो कौन था जो पूरे भारत पर अपना दबदबा कायम कर सकता था? सबसे मजबूत दावेदार कौन था? वो थे मराठे। इसमें कोई शक नहीं था। उनकी मिलिट्री पावर, उनका बढ़ता हुआ इलाका, सब यही इशारा कर रहा था कि मुगलों के बाद हिंदुस्तान पर अगर कोई हुकूमत करेगा तो वो मराठे ही होंगे। वे सबसे नेचुरल दावेदार थे। लेकिन इस कहानी में सिर्फ भारतीय ताकतें ही नहीं थीं। एक नया प्लेयर भी मैदान में आ चुका था। एक ऐसा खिलाड़ी जो अब तक सिर्फ व्यापार करने आया था, पर अब उसके इरादे बदल रहे थे। और ये थीं यूरोपियन कंपनियां। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो यूरोपियन पावर्स थीं, खासकर अंग्रेज, ये आखिर इतने ताकतवर बने कैसे? वो कौन सी तरकीब थी जिससे उन्होंने यहाँ अपनी जड़ें जमा लीं? इसका जवाब है बहुत ही चालाकी से। उन्होंने देखा कि भारतीय राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसी का फायदा उठाया। वो एक राजा के साथ हो जाते, उसे दूसरे के खिलाफ लड़ने में मदद करते और बदले में व्यापार करने और राजनीति में दखल देने का हक ले लेते थे। अब भारत में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा यूरोपियन कॉम्पिटिटर था वो थे फ्रेंच। तो वो कौन सी बड़ी डिसाइसिव लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर अपना रास्ता एकदम साफ कर लिया? वो लड़ाई थी 1760 की बैटल ऑफ वंडीवाश। इस एक जीत के साथ ही भारत में फ्रेंच पावर का खेल लगभग खत्म हो गया। अब अंग्रेजों के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। उनके रास्ते में कोई यूरोपियन ताकत नहीं थी, सिर्फ भारतीय शक्तियां बची थी। और बस यहीं से कहानी उस लड़ाई की तरफ मुड़ती है जिसने शायद भारत की किस्मत ही बदल दी। एक ऐसी जंग जो उस वक्त की सबसे मजबूत भारतीय ताकत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो साल था 1761। वो कौन सी लड़ाई थी जिसने भारत की सबसे मजबूत शक्ति यानी मराठों को एक ऐसा जबरदस्त झटका दिया जिससे वो फिर पूरी तरह उभर नहीं पाए? ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस जंग में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हरा दिया। ये हार मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। अच्छा, तो इस भयानक हार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल नतीजा क्या निकला? मतलब भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने थे? नतीजा एक पावर वैक्यूम, मतलब सत्ता का केंद्र खाली हो गया। जरा इस टाइमिंग को देखिए, ये कितना बड़ा ऐतिहासिक इत्तेफाक था। 1760 में अंग्रेजों ने अपने आखिरी यूरोपियन दुश्मन यानी फ्रेंच को हराया और ठीक अगले साल 1761 में भारत की सबसे बड़ी ताकत मराठा पानीपत में हार गई। भारत की सत्ता का सिंहासन अब खाली था और उसे भरने के लिए अंग्रेज पूरी तरह से तैयार बैठे थे। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स और पावर की बात, लेकिन इकोनॉमी का क्या? क्या इस राजनीतिक उथल-पुथल का मतलब ये था कि देश की अर्थव्यवस्था भी तबाह हो रही थी?
यहीं आकर ये जो डार्क एज वाली कहानी है ना, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सवाल सीधा सा है, इतनी लड़ाइयों और उथल-पुथल के बावजूद क्या इकोनॉमी सच में पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये एक नंबर है, 23%। जी हाँ, 18वीं सदी के बीच में पूरी दुनिया के ट्रेड का करीब 23% हिस्सा भारत से आता था। ये कोई डूबती हुई इकोनॉमी के आंकड़े नहीं हैं। हाँ, ये सच है कि दिल्ली और आगरा जैसे जो पुराने सेंटर थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन उनकी जगह बंगाल, अवध और साउथ इंडिया में नए इकोनॉमिक सेंटर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो नजरिए हैं। एक है डार्क एज का, जो सिर्फ मुगलों के पतन को देखता है, और दूसरा है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का, जो नई ताकतों के उदय और अलग-अलग इलाकों में हो रही इकोनॉमिक ग्रोथ को देखता है। और आज के ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि दूसरी वाली तस्वीर सच्चाई के ज्यादा करीब है। ये दौर पतन का नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का था। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर पानीपत की लड़ाई में मराठे जीत जाते तो आज भारत का भविष्य कैसा होता? इसका कोई एक जवाब नहीं है, पर यह सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि इतिहास में एक घटना चीजों को कितना बदल सकती है।